हमें ये विचार करना होगा कि क्या संविधान हमारे लिए विफल रहा है या हम संविधान के लिए विफल रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन के इन शब्दों के साथ आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की गहरी पड़ताल करने वाली हैं जो आए दिन अखबारों की सुर्खियों में रहता है, गवर्नर वर्सेस चीफ मिनिस्टर। ये एक ऐसी सियासी जंग है जो लगभग हर उस राज्य में छिड़ी हुई है जहां केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन ये हम सबके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर इस पद को लेकर इतनी खींचतान क्यों है। बिल्कुल। और इस बहस को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने और हवा दे दी है। हमारी आज की चर्चा का आधार द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही, मैं कहूंगा, शानदार लेख है जो हमें सीधे संविधान सभा की बहसों में ले जाता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आखिर राज्यपाल के पद को किस रूप में देखते थे, उनका इरादा क्या था और आज की हकीकत वो इससे कितनी अलग है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। जब संविधान सभा में गवर्नर के पद पर चर्चा हो रही थी तो माहौल कैसा था? ऐसा लगता है कि इसे लेकर काफी डर और शक था। देखिए, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। आप समझिए कि संविधान सभा में एक बड़ा ड्रामा चल रहा था। एक तरफ वो सदस्य थे जिन्हें हर मनोनीत पद में अंग्रेजी हुकूमत का भूत नजर आता था, और दूसरी तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर जो एक मजबूत केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। राज्यपाल का पद इसी कश्मकश के बीच पैदा हुआ। अच्छा। सदस्यों का सबसे बड़ा डर ये था कि ये नॉमिनेटेड गवर्नर असल में दिल्ली में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंट बनकर रह जाएगा, जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जाएगा। रिमोट कंट्रोल, हाँ। और ये डर आया कहां से था? मतलब यकीनन उनके दिमाग में 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की यादें ताजा होंगी, जहां गवर्नर सच में वाइसरॉय का एजेंट ही होता था। एग्जैक्टली। वही उनका रेफरेंस पॉइंट था। उन्हें डर था कि इतिहास खुद को दोहराएगा। कुछ सदस्यों ने तो खुलकर कहा कि उन्हें डर है कि ये नए गवर्नर वाइसरॉय के नामांकित व्यक्तियों की प्रतिकृति बन के रह जाएंगे। मतलब नाम बदल जाएगा लेकिन काम वही रहेगा, चुनी हुई राज्य सरकार के ऊपर केंद्र की मर्जी थोपना। वे इस सिनारियो से हर हाल में बचना चाहते थे। तो इस डरे हुए और शक की माहौल में डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे सबको संभाला? उन्होंने इन जेन्युइन फियर्स को कैसे एड्रेस किया? यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने बहुत धैर्य और स्पष्टता से जवाब दिया। उन्होंने सभा को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यपाल को अपने मंत्रियों की सलाह पर ही कार्य करना आवश्यक है। उनका उद्देश्य केंद्र का एजेंट बनना नहीं है। उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही, ये जोर देकर कहा जाना चाहिए कि संविधान के तहत राज्यपाल पूरी तरह से एक संवैधानिक राज्यपाल है। और इसका मतलब क्या था? संवैधानिक राज्यपाल से उनका क्या मतलब था? उनका मतलब था कि राज्यपाल का काम राजनीति करना नहीं है। अच्छा। उनका काम है संसदीय प्रणाली को काम करने देना, न कि निर्वाचित मंत्रियों का मुकाबला करना। बिल्कुल। न कि निर्वाचित मंत्रियों का मुकाबला करना। बेसिकली वो एक अंपायर की तरह हैं जिसका काम खेल को नियमों के अनुसार चलाना है, न कि खुद एक टीम का खिलाड़ी बनकर दूसरी टीम के खिलाफ खेलना। ये एक बहुत बड़ा आश्वासन था। हाँ, ठीक है, ये बात तो समझ आई, लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जहां आज सबसे ज्यादा विवाद होता है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स। अच्छा, ये डिस्क्रेशनरी पावर्स का मतलब थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। मतलब वो कौन सी ताकतें हैं जहां राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह मानने की जरूरत नहीं है? यही वो ग्रे एरिया है जहां सारा विवाद शुरू होता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही वो ग्रे एरिया है। डिस्क्रेशनरी पावर्स का सीधा मतलब है वो मुट्ठी भर अधिकार जहां राज्यपाल अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना कैबिनेट की सलाह के। और जैसा कि आपने अंदाजा लगाया, संविधान सभा में इस पर जोरदार बहस हुई होगी। कई सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्हें लगा कि ये तो वही बात हो गई, आप दरवाजे से 1935 के एक्ट को निकाल रहे हैं और खिड़की से उसकी शक्तियों को वापस ला रहे हैं। लेकिन ये बात थोड़ी अजीब नहीं लगती? एक तरफ अंबेडकर कह रहे हैं कि गवर्नर सिर्फ एक नाम का हेड होगा और दूसरी तरफ उससे डिस्क्रेशनरी पावर्स भी दे रहे हैं। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है। सभा के सदस्यों ने इस पर सवाल नहीं उठाया और बहुत जोर शोर से उठाया। यहीं पर अंबेडकर ने एक बहुत बारीक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाया। उन्होंने कहा, यह कहना गलत है कि इस प्रावधान से हम 1935 के भूतों को फिर से जीवित कर रहे हैं।
अब यहाँ उन्होंने एक बहुत ही शानदार एनालॉजी दी जिसे हमें समझना चाहिए। बताइए क्या थी वो एनालॉजी? अंबेडकर ने इसे एक बहुत ही सरल तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि 1935 के एक्ट के तहत गवर्नर एक स्कूल प्रिंसिपल की तरह था। अच्छा। जिसके पास किसी भी क्लास में जाकर किसी भी टीचर के फैसले को बदलने की जनरल ओवरराइडिंग पावर थी। वो कभी भी किसी भी मामले में हस्तक्षेप कर सकता था। लेकिन हमारे संविधान का गवर्नर ऐसा नहीं है। उसके पास ऐसी कोई जनरल पावर नहीं है। वो सिर्फ उन्हें कुछ खास मामलों में दखल दे सकता है जो संविधान में साफ साफ लिखे गए हैं। तो फिर ये सीमित विवेक या लिमिटेड डिस्क्रेशन था क्या? अगर ये प्रिंसिपल वाली पावर नहीं थी तो ये क्या थी? जब सदस्य अपनी बात पर अड़े रहे तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे और साफ किया। उन्होंने कहा, राज्यपाल एक हस्तक्षेप करने वाला प्राधिकारी नहीं होगा। उसका विवेक एक बहुत ही सीमित विवेक है। और इसके उदाहरण दिए, जैसे कि चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिले तो मुख्यमंत्री किसे बनाना है ये तय करना, या कुछ ऐसे मामले जो सीधे तौर पे संविधान में मेंशन किए गए हैं। अच्छा। कोर मैसेज ये था, ये शक्तियां रोजमर्रा के काम के लिए नहीं है, बल्कि असाधारण परिस्थितियों के लिए हैं। ठीक है, तो ये तो हुई गवर्नर की अपनी मर्जी चलाने की बात। लेकिन एक और हथियार है जो आज बहुत इस्तेमाल हो रहा है, विधानसभा से पास हुए बिल को रोक लेना। क्या संविधान सभा में इस पे भी तलवारें खिंची थीं? तो तलवारें ही खिंची थी, समझिए। ये एक बहुत ही इमोशनल इशू था। सदस्यों को लग रहा था कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की आवाज को एक मनोनीत व्यक्ति कैसे दबा सकता है। एनजी रंगा जैसे एक सदस्य ने साफ कहा था, एक निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयक एक मनोनीत राज्यपाल की दया पर नहीं होना चाहिए, ये खतरनाक है। और दूसरे सदस्यों का भी यही मानना था। बिल्कुल। एक और सदस्य थे रोहिणी कुमार चौधरी। उन्होंने तो इसे निर्वाचित विधायिका का सीधा अपमान कह दिया था। उन्होंने कहा कि ये वॉइसरॉय के एजेंटों द्वारा उपयोग की जाने वाली पुरानी शक्तियों का अवशेष है। आप इन शब्दों से उस समय की भावना को महसूस कर सकती हैं। बिल्कुल। वो किसी भी कीमत पर पुरानी व्यवस्था की परछाई भी नए संविधान पर नहीं पड़ने देना चाहते थे। सही कहा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इस बम को कैसे डिफ्यूज किया? मतलब उन्होंने कैसे समझाया कि ये शक्ति अपमानजनक नहीं बल्कि जरूरी है? उनका जवाब फिर से बहुत सटीक था। सबसे पहले तो उन्होंने ये साफ किया कि किसी बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है ही नहीं। अच्छा। ये उसका कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ कुछ खास परिस्थितियों में। उन्होंने फिर दोहराया कि राज्यपाल के पास कोई जनरल ओवरराइडिंग पावर नहीं है कि वो हर बिल पर अपनी मर्जी चलाए। मैं समझ रही हूँ, लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू नहीं हो सकता? क्या संविधान बनाने वाले ये भी नहीं सोच रहे थे कि कभी-कभी एक राज्य सरकार ऐसे कानून बना सकती है जो देश की एकता के लिए खतरा हो या जो संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ हो? शायद तब गवर्नर का हस्तक्षेप एक सेफ्टी नेट की तरह जरूरी हो। हाँ, आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही डॉक्टर अंबेडकर का तर्क था। उन्होंने समझाया कि बिल को आरक्षित करने की शक्ति एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है, वीटो पावर की तरह नहीं। इसका इस्तेमाल सिर्फ सीमित श्रेणी के मामलों के लिए होना था। जैसे कोई ऐसा बिल जो हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, या केंद्र राज्य के संबंधों को बिगाड़ता हो, या फिर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। ये एक चेक एंड बैलेंस था, राजनीतिक हथियार नहीं। उन्होंने राज्यपाल की भूमिका को और कैसे स्पष्ट किया इस मामले में? उन्होंने कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्यपाल से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि वो विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय सुनाएगा। उसके कार्य औपचारिक हैं। और फिर उन्होंने अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए कहा, इस डर का कोई आधार नहीं है कि राज्यपाल एक प्रतिद्वंदी प्राधिकारी मतलब अराइवल अथॉरिटी बन जाएगा। अलंकारिक पद, ये दिलचस्प है। डॉक्टर अंबेडकर का विजन एक ऐसे गवर्नर का था जिसकी भूमिका इतनी सीमित और नाम मात्र की थी कि उन्होंने मजाक में यहाँ तक कहा था कि इस अलंकारिक यानी ऑर्नामेंटल पद के लिए चुनाव लड़ने को कोई तैयारी नहीं होगा। आज के राज्यपालों के काम को देखकर ये तो मजाक ही लगती है। अंबेडकर ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये अलंकारिक पद इतना शक्तिशाली बन जाएगा। और यहीं पर वो लेख आज की हकीकत और संविधान निर्माताओं की मूल सोच के बीच की गहरी खाई को दिखाता है। अपनी सारी दूरदर्शिता के बावजूद शायद वो ये कल्पना नहीं कर पाए कि इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे कुछ व्यक्ति संविधान की भावना के ही खिलाफ काम कर सकते हैं। ये हमें वापस शुरुआत में कहे गए पूर्व राष्ट्रपति KR नारायणन के उस सवाल पर ले आता है, क्या संविधान हमारे लिए विफल रहा है
या हम संविधान के लिए विफल रहे हैं? लेख का इशारा तो साफ है कि गड़बड़ संविधान में नहीं, उसे चलाने वालों में है। हाँ, लेख इसी ओर इशारा करता है। एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। संविधान में लिखा है कि राज्यपाल को विधेयकों पर यथाशीघ्र एज सून एज पॉसिबल फैसला लेना चाहिए। ये एक सकारात्मक निर्देश है। लेकिन आज इसकी व्याख्या जितनी देर हो सके एज लेट एज पॉसिबल के रूप में की जा रही है। मतलब बिल को अनिश्चित काल तक लटकाए रखो। ये तो संविधान की आत्मा का सीधा सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल। लेख में न्यायपालिका की भूमिका पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। क्या उम्मीद थी कि ऐसी स्थिति में अदालतें हस्तक्षेप करेंगी? बिल्कुल, उम्मीद तो यही थी कि अदालतें संविधान की संरक्षक के रूप में आगे आएंगी और संविधान की भावना की सही व्याख्या करेंगी। लेख डॉक्टर अंबेडकर की एक बहुत ही गंभीर चेतावनी का जिक्र करता है। संविधान को अपनाने से ठीक पहले उन्होंने कहा था, अगर नए संविधान के तहत चीजें गलत होती हैं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि हमें यह कहना होगा कि मनुष्य दुष्ट था, मैन वॉज वाइल। और लेख इस दुष्टता या वाइलनेस के बारे में क्या कहता है? लेख का तर्क है कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान की भावना को इस तरह तोड़ मरोड़ रहा हो तो ये एक तरह की संवैधानिक दुष्टता है। और अगर अदालतें इस दुष्टता को ठीक करने के लिए आगे नहीं आती तो वो भी अपने कर्तव्य में विफल होंगी। ये न्यायपालिका को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारी की एक बहुत ही मजबूत याद दिलाता है। हाँ। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है, संविधान बनाने वालों के लिए राज्यपाल का पद एक फ्यूज बॉक्स की तरह था, न कि मेन स्विच। इसका काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी में सिस्टम को बचाना था, न कि रोज रोज के काम में दखल देना। ये आज की हकीकत से बिल्कुल अलग सोच है। बिल्कुल। बहसें साफ दिखाती हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने विवेकाधीन शक्तियों और बिल रोकने की शक्ति को लेकर उठे हर डर को दूर करने की कोशिश की और बार बार जोर दिया कि ये शक्तियां बेहद सीमित हैं, असाधारण हैं और मनमानी नहीं हैं। ये शक्तियां एक सुरक्षा कवच थीं, राजनीतिक तलवार नहीं। और आज का टकराव इस मूल भावना से एक खतरनाक भटकाव को दिखाता है, जो हमें के.आर. नारायणन के उसी मौलिक प्रश्न पर वापस लाता है कि क्या हम संविधान को विफल कर रहे हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे श्रोताओं के लिए इन बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नर की भूमिका, विवेकाधीन शक्तियां और केंद्र राज्य संबंध जैसे विषय जीएस पेपर 2 के लिए बहुत अहम है। ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चाओं के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न कमेंट्स में पूछें। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। यदि संवैधानिक पाठ, जैसा कि इसके मुख्य वास्तुकार ने खुद समझाया, राज्यपाल की सीमित भूमिका के बारे में इतना स्पष्ट है, तो ऐसे कौन से संस्थागत सुरक्षा उपाय, इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स, मजबूत किए जा सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो कि पद पर बैठे व्यक्ति की परवाह किए बिना संविधान की भावना को बनाए रखा जाए? जब संवैधानिक नैतिकता का पतन हो रहा हो तो उसे कानून के जरिए कैसे लागू किया जा सकता है?